ऑफ क्लास 12th प्रोबेबिलिटी के बारे में अब तक हम क्या पढ़ चुके हैं? हम सिंपल किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालना सीख चुके हैं। क्या होता है हमारे पास एक टोटल सैंपल स्पेस होता है। हमारे पास एक बोलते हैं जिसको हम सैंपल स्पेस होता है, जिसमें हम सारी पॉसिबल आउटकम्स को रिकॉर्ड करते हैं कि क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स आ सकते हैं। उसके बाद हमें किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है, तो उस इवेंट के फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, उनका सेट बनाते हैं। इसकी जो कार्डिनैलिटी है उसको हम इसकी कार्डिनैलिटी से डिवाइड कर देते, तो हमारे पास क्या आ जाती है? प्रोबेबिलिटी आ जाती है ऑफ अ इवेंट। ठीक है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। तो अब हम क्या क्या पढ़ेंगे इसमें, पहले ये देख लेते हैं। हम पढ़ेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी क्या कहती है, दो इवेंट्स हमें दे रखे हैं उनको इंडिपेंडेंट कब बोलेंगे, बेस थ्योरम क्या होती है, इस पे हम कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। फिर हम रैंडम वेरिएबल्स पढ़ेंगे क्या होता है, और उससे फिर हम उनका मीन निकालना, वेरिएंस निकालना, स्टेप डेविएशन निकालना, ये सब करेंगे। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट विद कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या कहती है? कंडीशनल तो कुछ कंडीशन दे रखी हुई, हमारे पास एक इवेंट होगा, हम प्रोबेबिलिटी ऑफ एक इवेंट निकालेंगे, उस इवेंट को हम बोल रहे हैं ई के अक्कर होने की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे हम। उस पे कुछ कंडीशन दे रखी होगी, कंडीशन दे रखी होगी इस तरह कि एफ हो चुका है, एफ एक इवेंट जो है वो हो चुका है और ई होगा, तो एफ होने के बाद ई के होने की क्या प्रोबेबिलिटी है ये हम निकालेंगे। तो हम क्या बोलेंगे इसको? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? ई एफ, इसका मतलब क्या है कि ई होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे हम सच दैट एफ हो चुका है। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है ये हम देखते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन एफ हैज अकर्ड, जब एफ इवेंट हो चुका है तो ई के होने की कितनी संभावना है, ये हम प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं। तो हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे ई इंटरसेक्शन एफ की, कि एफ इंटरसेक्शन ई पहले हम सेट निकालेंगे कि क्या होगा, उसका जो नंबर होगा वही हमारी क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ उसका नंबर होगा। ई इंटरसेक्शन एफ सेट निकालना पड़ेगा पहले हमें, उसके बाद हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ निकाल सकते हैं। हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ निकालनी पड़ेगी अलग से, और उनको हम जब डिवाइड कर देंगे तो हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई सच दैट एफ हैज अकर्ड आ जाएगी। ठीक है, तो इस पे हम एक एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल क्या दिया है कि हमें इफ 3 कॉइन्स आर टोस्ट, 3 कॉइन्स टोस्ट किए हैं, तो एक कॉइन के पास क्या होता है? एक हेड होता है, एक टेल होता है। ठीक है, 2 कॉइन के पास क्या आ जाएगा? तो हमारे पास ये टेबल होती है। अगर एक कॉइन हम टोस्ट करेंगे, ये है नंबर ऑफ कॉइन, एक कॉइन हमने उछाला तो एक हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, तो हमारे सैंपल स्पेस में 2 एलिमेंट आ सकते हैं। ठीक है, पॉसिबल आउटकम्स 2 है हमारे पास। ठीक है, एच की प्रोबेबिलिटी कितनी है कि क्या प्रोबेबिलिटी की हेड आए, तो 50% चांसेस हैं कि हेड आए और 50% चांसेस हैं कि टेल आए। तो 1/2 हेड की पॉसिबल प्रोबेबिलिटी है और 1/2 टेल की प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, आपने ये कुछ प्रॉपर्टीज प्रोबेबिलिटी की पढ़ी होंगी पहले भी, कि जो प्रोबेबिलिटी है एक इवेंट की वो हमेशा 0 और 1 के बीच में लाई करती है। अगर इवेंट होना कंफर्म्ड है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 हो जाती है, अगर वो इवेंट ना होना कंफर्म्ड है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0 हो जाती है। ठीक है, और बाकी प्रोबेबिलिटी इन दोनों के बीच में लाई करेंगी। ठीक है, अगर हम एक पर्टिकुलर सिनेरियो की बात करें, एक पर्टिकुलर इवेंट की बात करें, तो सारे इवेंट्स का जो प्रोबेबिलिटी आएगी उनका टोटल भी क्या आता है? 1 आता है हमेशा। ठीक है, ये कुछ रिजल्ट्स आपने पढ़े होंगे पहले। तो अब आगे बढ़ते हैं। अगर हम 2 कॉइन टोस्ट करें तो एक कॉइन हेड देगा, दूसरा कॉइन हेड दे सकता है।
ठीक है, एक कॉइन हेड देगा, दूसरा कॉइन टेल दे सकता है, पहले ने टेल दे दिया, दूसरा हेड दे सकता है, फिर टेल दे सकते हैं दोनों इकट्ठे। तो प्रोबेबिलिटी यहाँ पे क्या क्या है, सैंपल स्पेस में हमारे पास 4 एलिमेंट्स आ जाएंगे, 4 एलिमेंट्स आ जाएंगे। और क्या क्या पॉसिबिलिटी है कि हेड हेड आ जाए, हेड टेल आ जाए, टेल हेड आ जाए और टेल टेल आ जाए, ठीक है। और ईच की प्रोबेबिलिटी यहाँ पर क्या हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी, ठीक है। कैसे आई 1/4, अब एक कॉइन था, इस पे हेड और टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या थी, 1/2, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/2, फिर दूसरे पे भी हेड आए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/2, मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा, 1/4। क्योंकि फर्स्ट कॉइन पे हेड और टेल, ये टॉस करना, ये इवेंट, और ये दूसरा कॉइन टॉस करना, ये इवेंट, दोनों इंडिपेंडेंट है, तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं दोनों की प्रोबेबिलिटी को। यहाँ पे हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, तो एच टी आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1/4, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हर एक एंट्री की जो है प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1/4। सैंपल स्पेस में टोटल एलिमेंट आए 4। यहीं पे अगर हम 3 कॉइन टोस्ट करेंगे, 3 कॉइन्स अगर हमने उछाले, तो हमारे पास क्या सैंपल स्पेस बनेगा, तो हमारे पास ये सैंपल स्पेस बनेगा कि हेड 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 आ जाए, हेड हेड टेल आ जाए, या हेड टेल हेड आ जाए, या टेल हेड हेड आ जाए, टेल टेल हेड आ जाए, टेल हेड टेल आ जाए, या टेल 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 आ जाए, या हेड टेल टेल आ जाए। कितने हो गए, 2 2 4, पूरे 8 प्रोबेबिलिटीज बनेंगी, ठीक है। 8 पॉसिबल आउटकम्स है। तो यहाँ पे हमारे सैंपल स्पेस में 8 एलिमेंट्स आ गए, और ये हर एक की प्रोबेबिलिटी 1/8 हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आप एक जनरल ट्रेंड देख सकते हो कि अगर आप जितने कॉइन्स, मान लीजिए आपने n कॉइन टॉस किए, तो 2n हमारी क्या हो जाएगी, सैंपल स्पेस में नंबर ऑफ एलिमेंट हो जाएंगे, सैंपल स्पेस की कार्डिनैलिटी हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमने कॉइन की बात की। अब हम वापस क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर हमने 3 कॉइन टॉस किए हैं, 3 कॉइन उछाले हैं, ठीक है, 3 सिक्के उछाले हैं, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 2 हेड। हमें प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है कि एटलीस्ट 2 हेड अपीयर्स, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ई क्या है जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी, ई क्या हमारा, एटलीस्ट 2 हेड अपीयर। आप बता सकते हैं क्या स्पेस बनेगा, कौन कौन सा एलिमेंट आएगा इसमें, 2 हेड आए, एटलीस्ट बोला है तो 2 भी आ सकते हैं और 2 से ज्यादा भी आ सकते हैं, मतलब नंबर ऑफ एच जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 होना चाहिए। तो ये वाला आएगा इसमें, हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, और टेल हेड हेड, और कोई आएगा नहीं आएगा। तो ये हमारे हो गए कितने एलिमेंट, 4 एलिमेंट्स हो गए। नेक्स्ट हमें बोला है, इसने बोला कि इसकी प्रोबेबिलिटी तो निकालनी है आपको, प्रोवाइडेड कि फर्स्ट कॉइन शोज टेल, कि पहले वाले कॉइन पे टेल आना चाहिए, जो हमने पहला कॉइन उछाला उस पे टेल आए। तो यहाँ पे हमारा एफ क्या हो जाएगा, क्योंकि टेल आना पहले होना चाहिए, ठीक है ना, वो इवेंट हो चुका है, फर्स्ट वाले पे टेल ही आना चाहिए। तो एफ क्या हो जाएगा हमारा कि फर्स्ट कॉइन शोज टेल। तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, पहले कॉइन पे टेल आए, तो हमारा आ जाएगा टी एच एच, टी टी एच, टी एच टी, और टी टी टी, और कोई जिसमें पहला जो है वो टेल आया हो, और कोई नहीं है, ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे इसमें, ई इंटरसेक्शन एफ निकालेंगे। ई इंटरसेक्शन एफ क्या आएगा, तो आप देख सकते हैं, एक तो ये आएगा,
THH, THH और कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो हम यही लिखेंगे कि E इंटरसेक्शन F में आया हमारा THH। ठीक है, अब मैंने क्या बोला था कि इस कॉइन का जो सैंपल स्पेस था उसमें हर एक इसके आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, 1/8 है। ठीक है, तो इसके आने की भी क्या प्रोबेबिलिटी है, 1/8 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F क्या आ जाएगी, 1/8। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ F क्या आएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ F क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस। इसके आने की प्रोबेबिलिटी 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8, तो हम क्या बोलेंगे, 4/8। ठीक है, डायरेक्टली आप इसको कैसे लिखोगे, कितने एलिमेंट आ रहे हैं, 1 2 3 4। ठीक है, फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, 4, और टोटल आउटकम्स कितने हैं, कितने हो सकते हैं अगर 3 कॉइन टॉस किए हैं तो 8। तो यहां से हमारे पास क्या गया, 4/8 एंड इट विल कैंसल टू गिव अस 1/2। हमें क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E प्रोवाइडेड F हैज अकर्ड, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 2 हेड्स प्रोवाइडेड दैट फर्स्ट कॉइन शोज टेल। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ F क्या आ जाएगा, 1/8 बाय 1/2 4, तो ये आ जाएगी 1/4। तो आई होप कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि ये क्या कहती है कि E इवेंट होने की क्या पॉसिबिलिटी है कि F हो चुका है। तो कैसे निकालेंगे, E इंटरसेक्शन F बाय PF। अच्छा, यहाँ पे ये कंडीशन है कि PF जो है वो नॉन जीरो होना चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ F क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। अब यहाँ पे भी हम कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं जल्दी से E बाय F की। ठीक है, तो फर्स्ट हमें प्रॉपर्टी दी है कि इसकी जो प्रॉपर्टी है वो हमेशा प्रोबेबिलिटी है वो 0 और 1 के बीच में लाई करेगी। तो ये हमेशा किसी भी प्रोबेबिलिटी के लिए, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 और 1 के बीच में लाई करती है। ठीक है, यहाँ पे ये हमने निकाला प्रोबेबिलिटी ऑफ S बाय F। तो S यहाँ पर क्या है, S इज द सैंपल स्पेस। ठीक है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है S बाय F, S के अक्कर होने की सच दैट F हो चुका है। तो हम फॉर्मूला लिखा हमने, प्रोबेबिलिटी ऑफ S इंटरसेक्शन F बाय PF। ना S इंटरसेक्शन F क्या होगा, इंटरसेक्शन क्या देगा, छोटे वाला सेट देगा, S तो पूरा सैंपल स्पेस है, उसमें से कुछ F में आएंगे। ठीक है, तो S इंटरसेक्शन F क्या आ जाएगा, हमारा F आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ F बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ F कैंसिल होकर क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। यहाँ पे भी हमारे पास क्या कंडीशन है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ F इज नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ F बाय F क्या होगी, तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ F इंटरसेक्शन F। अब A सेट का आप A के साथ ही इंटरसेक्शन लोगे तो क्या आएगा, A ही आएगा। तो F का F के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो F आएगा। PF अपॉन F कट के हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी है कि PF जो हमारा नॉन जीरो होना चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ F। नेक्स्ट इज, अगर आपको 2 इवेंट दे रखें A और B और उनके यूनियन की प्रोबेबिलिटी निकालने सच दैट F हैज अकर्ड, तो उसकी प्रोबेबिलिटी आप कैसे निकालोगे। ठीक है, तो हमने सेम फॉर्मूला दोबारा से लिखा, क्या होगा, A यूनियन F इंटरसेक्शन F आएगा ऊपर और नीचे P ऑफ F आएगा। अब आपने ये पहले पढ़ा होगा कि A यूनियन B की कार्डिनैलिटी क्या होती है, कार्डिनैलिटी ऑफ A प्लस कार्डिनैलिटी ऑफ B माइनस कार्डिनैलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। ठीक है, आप ये कार्डिनैलिटी को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो या फिर मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन A यूनियन B is equals to number of element in A plus number of element in B minus number of element in A intersection B। ठीक है, तो ये जो प्रॉपर्टी है ये हम यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, तो A यूनियन B इंटरसेक्शन F, अब इंटरसेक्शन जो है वो यूनियन पे क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो A इंटरसेक्शन F
यूनियन बी इंटरसेक्शन एफ। ठीक है, क्लियर है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन एफ इंटरसेक्शन बी, सॉरी ए इंटरसेक्शन एफ यूनियन बी इंटरसेक्शन एफ क्या आएगी? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन एफ यूनियन बी इंटरसेक्शन एफ बाय सैंपल स्पेस में जितने एलिमेंट हैं, और ठीक है, और इसमें भी आएगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन एफ बाय सैंपल स्पेस में जितने एलिमेंट है। तो सैंपल स्पेस में जितने एलिमेंट है वो क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस कैंसिल हो जाएगा। तो यही बचेगा हमारे पास जो मेन आएगा। तो ऊपर वाला निकाल लेते हैं क्या आएगा, और नीचे वाला निकाल लेते हैं क्या आएंगे। ऊपर वाले में हम नंबर निकालना हमें ए यूनियन बी का, इसकी कार्डिनलिटी क्या होगी? ए में जितने एलिमेंट हैं तो हम इसने क्या लिखा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन एफ प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इंटरसेक्शन एफ माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन एफ। ठीक है, डिवाइड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ। तो ये अलग अलग हम लेके चले गए, डिफरेंट डिनोमिनेटर को हमने अलग अलग सेपरेट कर दिया। तो एन नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन एफ बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ। तो ये हमें क्या दे देगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय एफ। ये हमें दे देगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय एफ। ये दे देगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाय एफ। यहीं पे अगर हम बोल दे कि ए इंटरसेक्शन एफ एम्प्टी है, यानी कि ए और बी दोनों डिसजॉइंट है, इवेंट दोनों डिसजॉइंट है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी सच दैट एफ हैज occurred is simply equals to probability of A such that F has occurred plus probability of B such that F has occurred. ये हो जाएगी। ठीक है, तो ये याद रखना कि A यूनियन B such that F has occurred की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। उसके बाद यहीं पे अगर आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ E बाय F दे रखी है और आपसे पूछ लिया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E कॉम्प्लीमेंट बाय F क्या होगी, कॉम्प्लीमेंट ई सी जी कॉम्प्लीमेंट, या फिर हम इसको ई डैश से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ई डैश से रिप्रेजेंट किया है, तो हमें ई डैश सच दैट एफ हैज अकर्ड की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे? तो आप में से कौन बताएगा कि ई डैश यूनियन ई क्या आएगा? कोई भी, ये हमारा एक यूनिवर्सल सेट है यू, इसमें ए हमारे पास एक एलिमेंट, ए हमारे पास एक सबसेट है इसका। तो ए बना देते हैं इसको हम अच्छे से। हमारे पास ये एक यूनिवर्सल सेट है, हमारे पास ए एक सबसेट है। तो ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा? ए का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा? ए का कॉम्प्लीमेंट ये आएगा, और ए क्या है हमारा? ए ये वाला है। तो ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट हमारा क्या आ जाएगा? पूरा का पूरा सेट आ जाएगा, यूनिवर्सल सेट। ठीक है, तो यही चीज हमने यहाँ पे क्या बोलेंगे अगर हम लिखना चाहें तो ई यूनियन ई डैश क्या आ जाएगा? हमारा कंप्लीट सैंपल स्पेस ऐसा आ जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, अब दूसरी बात ये बताइए कि ए और ए के कॉम्प्लीमेंट के इंटरसेक्शन क्या एम्प्टी आएगा हमेशा? ए और ए का कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? एस माइनस ए होता है ना। तो क्या एस में से ए माइनस करने के बाद क्या उसमें कोई ए का एलिमेंट हो सकता है? नहीं हो सकता। एस माइनस ए का क्या मतलब है? एस में से सारे ए के एलिमेंट हटा दिए, तो जो बचा उसमें ए का कोई एलिमेंट हो ही नहीं सकता। तो इंटरसेक्शन क्या आएगा? एम्प्टी आएगा। ठीक है, तो ये रिजल्ट भी आपको पता होना चाहिए, पता होगा, आप पहले पढ़ चुके होंगे। ये दोनों रिजल्ट हम यहाँ पे यूज करेंगे और ये वाली प्रॉपर्टी यूज करेंगे, तो हमारे पास ये आ जाएगा। देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस बाय एफ क्या हमने ऊपर निकाली है? प्रोबेबिलिटी ऑफ एस बाय एफ क्या आई थी? प्रोबेबिलिटी ऑफ एस बाय एफ इज 1, ये 1 होगी। एस को मैं क्या लिख सकती हूँ? ई डैश यूनियन
E by F is 1. Now A union B such that F has occurred. A union B such that F has occurred. तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है? इसकी प्रोबेबिलिटी ये होती है, हमने पढ़ा और हमारे पास ये भी रिजल्ट है कि E डैश इंटरसेक्शन E क्या है? एम्प्टी है, तो हम ये वाली लगा सकते हैं डायरेक्ट. तो हमारे पास क्या आ जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ E सच दैट F हैज अकर्ड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E डैश सच दैट F हैज अकर्ड इज इक्वल्स टू 1. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E dash such that F has occurred is equals to 1 minus probability of E by F. So we got this one. So I hope it is clear. Okay, let's move on. Next हम कुछ जनरली जो हम यूज़ करते हैं, कुछ जनरल फैक्ट्स हम जान लेते हैं कुछ चीज़ों के बारे में जो डायरेक्टली यूज़ नहीं होंगे बट क्वेश्चंस में यूज़ होंगे कहीं कहीं. ठीक है, तो अगर हम एक डाइस रोल करते हैं, ठीक है, एक डाई रोल करते हैं तो हमारे पास सैंपल स्पेस में 6 एलिमेंट आते हैं. कितने एलिमेंट आते हैं? 6 एलिमेंट आते हैं. 1 2 3 4 5 6 फेसेस. ठीक है, 6 डिजिट होती हैं. हम यहाँ पे अनबायस्ड की बात कर रहे हैं कि उसमें कोई बायस नहीं किया गया, कोई चेंज नहीं किया गया है, कोई ऑल्ट्रेशंस नहीं की गई हैं कुछ. जैसे कि क्या होता है बायस में, क्या होता है कि मान लीजिए कि जनरली क्या होता है कि हमारे पास 6 फेसेस हैं और 6 फेसेस पर डिफरेंट डिजिट्स लिखी होती हैं. बायस में क्या करता है कि वो मान लीजिए इस पे और इस पे हमने 1 लिख दिया तो ये बायस्ड क्यूब होता है. ठीक है, तो हम ऐसा कोई अभी केस नहीं ले रहे हैं, हमने अनबायस्ड के लिए चीज़ें लिखी हैं जनरली. तो अगर हम एक डाइस रोल करेंगे तो हमारे पास 6 एलिमेंट्स आएंगे सैम्पल स्पेस में. ठीक है, तो ईच वन की क्या हो जाएगी? 1/6, 1/6 हो जाएगी ईच की प्रोबेबिलिटी. अगर हम 2 डाइस रोल कर रहे हैं तो हमारे सैंपल स्पेस में 36 एलिमेंट हो जाते हैं. ठीक है, तो ये हमारा सैंपल स्पेस बनता है. ये आप पहले कर चुके, पता होगा आपको. 1 के साथ सारे पहले हम चेंज करेंगे. 1 1 1 2 1 3 1 4. फिर हम 2 के साथ सारे चेंज करेंगे. फिर हम 3 के साथ सारे चेंज करेंगे. फिर हम 4 के साथ सारे चेंज करेंगे. 5 के साथ करेंगे और 6 के साथ करेंगे. तो 6 ऐसे हमारी रोज बन जाएंगे और 6 हमारे ऐसे कॉलम्स बन जाएंगे. तो 6 × 6 36 हमारे एलिमेंट आ जाएंगे. तो हमारे सैम्पल स्पेस में 36 एलिमेंट होते हैं. तो ईच की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1/36, 1/36. ठीक है, अगर हम 3 डाइस रोल करेंगे तो हमारे पास कितनी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी? कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे सैंपल स्पेस में? 216. ठीक है, तो ईच की क्या हो जाएगी? 1/216. ठीक है, तो ऐसे ही अगर आप n रोल करोगे तो 6n हो जाता है हमारे पास इन जनरल सैंपल स्पेस क्या कार्डिनैलिटी. ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें कार्ड्स की, अगर हम बात करेंगे तो एक डेक में हमारे पास 52 कार्ड्स होते हैं. 52 कार्ड्स में से 26 कार्ड्स रेड होते हैं, 26 कार्ड्स ब्लैक होते हैं. 26 कार्ड जो रेड होते हैं, रेड में हमारे पास हार्ट होता है और डायमंड होता है. ठीक है, हार्ट एंड डायमंड. 13 कार्ड्स हार्ट, 13 कार्ड्स डायमंड. ब्लैक कार्ड्स में हमारे पास क्लब होता है और स्पेड होता है. 13 कार्ड्स क्लब के, 13 कार्ड्स स्पेड के. ठीक है, अब इन 13 कार्ड्स की अगर हम बात करें तो इन 13 कार्ड्स में 3 फेस कार्ड होते हैं. लेट मी करेक्ट दिस. 3 फेस कार्ड होते हैं. J, K एंड Q. तो 3 एक में होते हैं. तो टोटल कितना लगेगा? 3 × 4 12. तो टोटल 12 फेस कार्ड होते हैं. 3 इन ईच हार्ट, 3 इन हार्ट, 3 इन डायमंड, 3 इन क्लब, 3 इन स्पेड. तो इन टोटल हमारे पास 12 होते हैं. अगर हम रेड में बात करें कि रेड में कितने फेस कार्ड हुए तो 6 हुए. ब्लैक कितने फेस कार्ड हुए तो 6 हुए. ठीक है, तो हमारे पास 3 फेस कार्ड्स इन ईच सेट, ईच पैक ऑफ ईच डेक ऑफ 13. ठीक है, इन जनरल आपको पता होना चाहिए. ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी की. तो अभी हमने क्या पढ़ा
कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई सच दैट एफ हैज अकर्ड, क्या बोला हमने, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो अगर ये नॉन जीरो है तो मैं इसको इधर ले जाके मल्टीप्लाई कर सकती हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो अगर मुझे ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कर सकती हूँ। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या करें, मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं। तो हमारे पास जो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी है वो दो इवेंट्स के लिए, हमने बोला ई और एफ के लिए कैसे काम करेगी। ई बाय एफ हमें गिवन है, तो इसमें अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ आ जाएगी। वहीं अगर हमारे पास एफ बाय ई गिवन है तो हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ई मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ मिलेगी। ठीक है, यहाँ पे प्रोवाइडेड पी एफ इज नॉन जीरो एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज नॉन जीरो। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। यही रिजल्ट हमारा मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी कहलाता है। ठीक है, उसके बाद अगर हमारे पास दो से ज़्यादा इवेंट है, अगर दो से ज़्यादा इवेंट है तो उसके लिए कैसे रखेंगे, पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी किसके इक्वल होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई लिख देते हैं इसको हम विदाउट यूजिंग हाइलाइटर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी, तो अगर मैं इन दोनों को इकट्ठा ले लूं, इनको मैं एक सेट मान लूं, तो क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बाय जी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ जी, यही आएगा। ठीक है, और फिर मैं इसको अगर लिखना चाहूं, ये क्या आएगा, उल्टा करते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन, इसको मैंने एक माना तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ जी बाय ई इंटरसेक्शन एफ, और यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ को मैं फिर लिख सकती हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, या आप लिख सकते हो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बाय ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। ठीक है, तो ऐसे करके आप इसको लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल्स टू दिस। अगर 3 का आ जाता तो आप इसको ऐसे एक्सटेंड कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी फॉर 3 इवेंट्स के लिए। इसको आप 4 इवेंट्स और n इवेंट्स के लिए आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज इंडिपेंडेंट इवेंट्स। आगे हमारे पास है कि इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होते हैं। E और F को हम इंडिपेंडेंट इवेंट कब बोलेंगे कि एक दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहा है, वो हम जब बोलेंगे अगर P E इंटरसेक्शन F प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ F इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E अगर आ जाए तो हम बोलेंगे ये दोनों इवेंट्स जो हैं वो इंडिपेंडेंट हैं। अगर नहीं आए तो हम बोलेंगे तो ये दोनों इवेंट्स जो है वो इंडिपेंडेंट नहीं है। सिंपली इंडिपेंडेंट इवेंट्स के लिए आपके पास यही डेफिनेशन है कि दो इवेंट्स को इंडिपेंडेंट कब बोलेंगे, अगर इंडिविजुअल की प्रोबेबिलिटी का प्रोडक्ट इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी के इक्वल आ जाता है तो हम उनको क्या बोलेंगे, इंडिपेंडेंट बोलेंगे। ठीक है, आप इसके लिए कुछ क्वेश्चंस, कुछ रिजल्ट्स हैं जो आपकी एक्सरसाइज की तरह दे रखे हैं। लेट लुक एट देम ऑल्सो, लेट अस लुक एट देम।
तो पहला रिजल्ट है आपके पास कि अगर ई और एफ दो इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, ई और एफ दो इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, ठीक है। देन सो आर द इवेंट्स ई एंड एफ डैश। तो इसने बोला कि ई और एफ डैश भी इंडिपेंडेंट इवेंट्स होंगे, आपको ये दिखाना है। तो इंडिपेंडेंट दिखाने के लिए दो इवेंट्स को हम क्या लेके चलते हैं, पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डैश क्या होगा, तो ये क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ डैश एक मिनट, तो हमें क्या दिखाना है कि E और F डैश जो हैं ये दोनों भी इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। तो हमारे पास ये E है और ये हमारे पास F है, ये हमारा यूनिवर्सल सेट है। तो E का इंटरसेक्शन विद F यूनियन E का इंटरसेक्शन विद F कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, E का इंटरसेक्शन विद F क्या आ रहा है, ये वाला, ठीक है, और E का इंटरसेक्शन विद F कॉम्प्लीमेंट क्या आ रहा है, ये वाला, ठीक है। तो हमारे पास ये किसके इक्वल आ गया, E के इक्वल आएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अच्छा, और इंटरसेक्शन में क्या कुछ है, E इंटरसेक्शन F इंटरसेक्शन E इंटरसेक्शन F कॉम्प्लीमेंट इज एम्प्टी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F यूनियन E इंटरसेक्शन F डैश किसके इक्वल होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ E के इक्वल होगी, और प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B किसके इक्वल होगी, इस केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इज एम्प्टी, जीरो, बिकॉज इट इज एन एम्प्टी सेट। तो ये हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F डैश इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E। तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F डैश क्या आएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ E माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F, एंड व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F, इन्होंने क्या बोला कि E और F क्या हमारे इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ E माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ F, इसको हम क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ E हम कॉमन निकाल लेते हैं, तो हमारे पास अंदर आ जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ F, और ये किसके बराबर हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ E इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ F डैश, ठीक है। ये रिजल्ट भी हमने किया था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ F कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ F। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया कि E इंटरसेक्शन F डैश की प्रोबेबिलिटी जो है वो E की प्रोबेबिलिटी और F डैश की प्रोबेबिलिटी का प्रोडक्ट आ रही है। तो ये हमारे दोनों क्या हो गए, इंडिपेंडेंट हो गए। तो हमें क्या रिजल्ट बोला था कि अगर E और F दोनों इंडिपेंडेंट हैं, इफ E एंड F आर इंडिपेंडेंट देन E एंड F डैश आर ऑल्सो इंडिपेंडेंट, ठीक है। आई होप ये तुम्हें समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेट अस मूव ऑन टू द बेस थ्योरम। बेस थ्योरम किस पे एप्लीकेबल है ये आप ध्यान से सुनिए। तो बेस थ्योरम हमारी उन इवेंट्स पे आप एप्लीकेबल करोगे, E1, E2, En हमारे जो इवेंट्स हैं वो पार्टीशन कर रहे हैं हमारी सैंपल स्पेस की, ठीक है। सैंपल स्पेस क्या होता है, टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स का स्पेस क्या होता है, हमारा सैंपल स्पेस होता है, एस से रिप्रेजेंट करते हैं हम उसको। E1, E2, En इसके पार्टीशन है। पार्टीशन है का क्या मतलब है, देखो
कोई भी सेट्स को हम दूसरे सेट का पार्टीशन कब बोलते हैं कि अगर एस इनके यूनियन के बराबर हो। पहली बात, E1 E2 En फॉर्म द पार्टीशन ऑफ द सैंपल स्पेस। तो सैंपल स्पेस हमने S कंसिडर किया, और ई आईज का जब हम यूनियन करेंगे यानी E1 यूनियन E2 यूनियन E3 यूनियन En करेंगे तो हमारे पास S पूरा सैंपल स्पेस बन जाना चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन ये होगी कि ई आईज का यूनियन जो है वो S आना चाहिए, कंप्लीट सैंपल स्पेस आना चाहिए। दूसरी, जो E1 इंटरसेक्शन E2 है वो भी एम्प्टी होना चाहिए, E2 इंटरसेक्शन E3 एम्प्टी होना चाहिए, E3 इंटरसेक्शन E4 एम्प्टी होना चाहिए, यानी कि EI इंटरसेक्शन EJ जो है वो क्या होना चाहिए, एम्प्टी होना चाहिए, यानी कि डिसजॉइंट होना चाहिए। डिसजॉइंट टर्म आपने सुनी होगी आई गेस। तो ये क्या कह रहा है कि पेयर वाइज डिसजॉइंट होनी चाहिए। ठीक है, तो पार्टीशन बोल दें तो इसका मतलब क्या हो गया कि इन सब का यूनियन हमारा सैंपल स्पेस S होगा और ये आपस में पेयर वाइज डिसजॉइंट है। ठीक है, तो पार्टीशन इज इक्विवेलेंट टू दीज टू कंडीशन। ठीक है, उसके बाद तो हमारी फर्स्ट कंडीशन क्या है कि ये ई आईज जो है ये सैंपल स्पेस का पार्टीशन फॉर्म करें। ठीक है, फिर हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे ई आई बाय ए की। ठीक है, तो एक कॉन्सेप्ट होता है टोटल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो ये होती है हमारी टोटल प्रोबेबिलिटी, किसी इवेंट के होने की टोटल क्या प्रोबेबिलिटी है। यहाँ पे टोटल प्रोबेबिलिटी है ए की होने की, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कोई इवेंट है, इसके होने की टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो कि वो E1 से निकला, E1 पहले हो चुका है फिर ए हो, तो इंटू PE 1 आ जाएगी। ऐसे करके सारे ENs के साथ होगा, इसको हम क्या बोलते हैं, टोटल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो ये क्या बोलता है कि P ऊपर वाला जैसे EI लिया हमने, मान लीजिए हमने E1 बाय EA निकालना है, P ऑफ E1 बाय E1 बाय A निकालना है, तो आप यहाँ पे ऊपर सिर्फ E1 वाला रखोगे और नीचे सारे E1 E2 E3 अप टू En तक रखोगे। ठीक है, ये टर्म सेम रहेंगी जैसे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय E1। तो ये कैसे निकालोगे आप, A इंटरसेक्शन EI प्रोबेबिलिटी बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ EI, यही होता है। ऐसे ना निकालो तो आप ये सिंपली जब आप करते जाओगे तो आप सबको समझ आएगा कि आप ये कैसे निकालोगे डायरेक्टली। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ से आप ये चीज़ें, बेस थ्योरम क्या कहती है कि ए कोई इवेंट है जिसकी नॉन जीरो प्रोबेबिलिटी है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ EI बाय A जो है वो किसके इक्वल होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय EI इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ EI बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 प्लस अप टू एंड सो ऑन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय En इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ En। तो ये हमारी क्या कहती है, बेस थ्योरम कहती है। तो इस पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि कुछ समझ आए। ठीक है, ओके। तो हमारे पास एक बैग A है, हमारे पास एक बैग A है और एक बैग B है। ठीक है, A बैग में हमारे पास 3 वाइट बॉल्स हैं, 3 वाइट बॉल्स एंड 7 रेड बॉल्स। बैग B में 3 वाइट बॉल्स एंड 2 रेड बॉल्स। ठीक है, तो अगर मैं इसको E1 बोलूं, बैग A को चूज करना E1 है और बैग B को चूज करना इवेंट 2 है।
तो क्या E1 यूनियन E2 हमारा पूरा सैंपल स्पेस बना देगा, ठीक है, और ये आपस में डिसजॉइंट है, ठीक है। हमें क्या निकालना है, टू रेड इफ वाइट बॉल इज फाउंड, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट निकालनी है। तो ये ए हो गया, जो हमारा ई आई बाय ए लिख रहे थे ना हम, ए इवेंट, तो वो ए जो है वो यहाँ पर वाइट बॉल निकालना है, ठीक है। तो नीचे क्या लिख रहे थे, इसकी टोटल प्रोबेबिलिटी लिखनी है। तो इसकी टोटल प्रोबेबिलिटी कैसे निकाले थे, प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट बॉल W बाय E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ W बाय E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, ठीक है। तो हमारे पास कितने बॉल्स हैं, कुल हमारे पास कितने बैग्स हैं, 2 बैग्स हैं। तो ए बैग को चूज करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या आ जाएगी 1/2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 क्या आ जाएगी 1/2, ठीक है। तो यहाँ पे 1/2 आ गई हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ E1। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ W सच दैट हमने E1 बैग चूज किया है, यानी कि हमने ए बैग चूज किया है, तो उसमें से वाइट बॉल निकलने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो इसमें वाइट बॉल है कितनी 3 और टोटल बॉल्स कितनी है 10, तो वाइट बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 3/10, ठीक है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 आ जाएगी 1/2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट बॉल फ्रॉम E2, यानी बैग बी से वाइट बॉल निकलने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो यहाँ पे वाइट बॉल कितनी है 3, टोटल बॉल्स कितनी है 5, तो 3/5। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा 3/20 प्लस 3/10, एलसीएम आ जाएगा 20, हमारे पास आ जाएगा 3 प्लस 2 3 जा 6, तो आ जाएगा 9/20, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गई नीचे वाली टोटल प्रोबेबिलिटी आ गई किसकी, PW की। तो इसको हम थोड़ा इरेज करके लिख देते हैं 9/20। यह आ गया हमारे पास 9/20। अब ऊपर क्या रखना है हमें, प्रोबेबिलिटी ऑफ W, हमें क्या चाहिए P ऑफ इट्स बीइंग फ्रॉम बैग A, यानी E1 ऊपर रखेंगे, ठीक है। E1 से निकालने की, कि वाइट बॉल निकली हो लेकिन वो E1 से निकली हो, तो हमें क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1/W निकालना है, जो कि क्या होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ W/E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बाय टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ W, ठीक है। तो ये हम निकाल लेते हैं कि E1 से वाइट बॉल निकालने की क्या प्रोबेबिलिटी है, बताइएगा। E1 से वाइट बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी है हमारी 3/10, तो ये हम रख देते हैं 3/10 बाय 9/20, तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, हो जाएगा 1/, कुछ गलत कर दिया मैंने, 3 10 5 3 2 5 3/5 1/2 1/10 1/2 1/10 20, इसमें आया 3, इसमें आया 3, 2 3 जा 6 3 9/20, ये आया 3/10, ओके। इंटू PE1 ये भूल गए हम 1/2, तो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, सो वी गेट 1/3, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 मल्टीप्लाई होगी ना ऊपर भी, तो ये, तो आप जब भी आपको क्वेश्चन मिले तो आप कुछ चीज़ें पहले से ही लिख लें, ठीक है। तो आप प्रोबेबिलिटी ऑफ W/E1 लिख सकते हो पहले, प्रोबेबिलिटी ऑफ W/E2 भी आप लिख लीजिए पहले, वो क्या होगी E2 से, यानी B बैग से निकले वाइट बॉल, तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है 3/5, ठीक है। तो ये आप कुछ लिख लीजिए पहले से,
तो आपके लिए चीज़ें निकालनी आसान हो जाएंगी। ठीक है, तो हाँ आई गेस ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 3 बैग्स हैं। ठीक है, ए बैग, बी बैग और हमारे पास सी बैग है। तो आप देख लीजिए यहाँ पे हमारे पास ये E1 हो गया, ये E2 हो गया, ये E3 हो गया। तो हमारे पास 3 बैग्स हैं, तो एक बैग की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1/3। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ए बैग में क्या है हमारे पास। ए बैग में हमारे पास 5 रेड और 7 ब्लैक हैं। बी बैग में हमारे पास 5 ब्लैक और 7 रेड हैं। और सी बैग में हमारे पास 6 रेड और 6 ब्लैक हैं। ठीक है, हमें क्या करनी है? हमें चाहिए अ बॉल इज ड्रॉन रैंडमली एंड इज फाउंड टू बी ब्लैक। कैसे मिली है? ब्लैक मिली है। तो हम लिख लेते हैं ब्लैक निकालने की फ्रॉम ए, या फिर हम E1 लिखते हैं। ठीक है, E1 से ब्लैक बॉल निकालने की क्या प्रोबेबिलिटी है? 7/12। ठीक है, E2 से ब्लैक बॉल निकालने की क्या प्रोबेबिलिटी है? बी यहाँ पे ब्लैक बॉल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो E2 से ब्लैक बॉल निकालने की क्या प्रोबेबिलिटी हमारी? 5/12। और E3 से ब्लैक बॉल निकालने की क्या प्रोबेबिलिटी है? 6/12। ठीक है, हमें क्या चाहिए? द प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल ड्रॉन फ्रॉम ए, यानी कि E1 से। तो हमें क्या निकालना? प्रोबेबिलिटी ऑफ E1/B। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ B/E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बाय टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ B। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ B/E1 क्या है? 7/12 इंटू 1/3 बाय टोटल प्रोबेबिलिटी में सारा करना पड़ेगा हमें। 7/12 इंटू 1/3 प्लस 5/12 इंटू 1/3 प्लस 6/12 इंटू 1/3। ठीक है, ऊपर क्या आ जाएगा हमारे पास? 7/36। नीचे क्या आ जाएगा? ये 7, ये 5, नीचे एलसीएम तो सेम रहेगा 36। 7 आ जाएगा, 7 और 5 12 और 6 18 आ जाएगा, 18/36। ठीक है, तो यहाँ पे 36 से 36 कैंसिल हो जाएगा एंड वी गॉट द आंसर 7/18। हमारा आंसर आ जाएगा 7/18। ठीक है, तो हम आई गेस आपको ये भी सवाल समझ आ गया होगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू हम कुछ स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड करते हैं। मीन, वेरिएंस एंड स्टेप डेविएशन का फॉर्मूला। ठीक है, तो मीन कैसे निकालते हो आप? जनरली आप मीन कैसे निकालते हो? अगर आपको देखो x1 x2 xn ऐसे दे रखा होगा, x1 x2 xn ये रैंडम वेरिएबल्स हैं। रैंडम वेरिएबल्स के आने की प्रोबेबिलिटी दे रखी होगी आपको। ठीक है, तो आप क्या करोगे? मल्टीप्लाई करके यहाँ मल्टीप्लाई करना है और फिर इनको ऐड करना है। तो x1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x1, x2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x2 ऐड करेंगे और हमारे पास आ जाएगा। इसको हम एक्सपेक्टेड वैल्यू भी बोलते हैं या मीन वैल्यू भी बोलते हैं रैंडम वेरिएबल की। x1 x2 xn हमारे रैंडम वेरिएबल्स हैं। ठीक है, अगर हमें वेरिएंस निकालना है तो वेरिएंस निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि ये तो हो गया मीन, ex इज मीन, उसका स्क्वायर
और यहाँ पे क्या है हमारे पास ई एक्स स्क्वायर, अंदर एक्स स्क्वायर है। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, पहले हम क्या रखते x1 x2 रख रहे थे, अब हम क्या करेंगे x1 स्क्वायर x1 स्क्वायर इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x1, x2 स्क्वायर इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x2, x3 स्क्वायर इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x3 प्लस एंड टू सो ऑन xn स्क्वायर इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ xn। ऐसे करके हमारी फर्स्ट वैल्यू आएगी। माइनस करना है, मीन निकालेंगे इसी तरीके से ऊपर वाले से और उसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे स्क्वायर मिसेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर स्टेप डेविएशन निकालना है तो आपको सिंपली वेरिएंस का स्क्वायर रूट कर देना है, तो आपके पास स्टेप डेविएशन आ जाएगी। ठीक है, अब हम इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। ठीक है, ये देखिए, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमें चाहिए फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ सक्सेसेस। ठीक है, तो वेरिएबल हमारा क्या होगा, नंबर ऑफ सक्सेसेस इन 2 टोसेस ऑफ अ डाई। अब हमने क्या टोस किया है, डाई टोस किया है, तो यू मस्ट बी क्लियर अबाउट इट। आपने टोस क्या किया है, डाई किया है, मतलब एक डाई टोस करने पे 6 सैंपल स्पेस था, 2 टोस करने पे 36 सैंपल स्पेस है। ठीक है, 2 डाई टोस की है। वेयर अ सक्सेस इज डिफाइंड, सक्सेस कैसे डिफाइन की है, नंबर ग्रेटर देन 4 अपीयर हो जाए। ठीक, तो 2 डाई किया हमने टोस, तो हमारे पास 2 हैं। ठीक है, यहाँ पे 4 से बड़ा आ जाए या यहाँ पे 4 से बड़ा आ जाए, तो हम पहले फर्स्ट देखते हैं। ठीक है, तो हो सकता है कि पहले वाले पे 4 से बड़ा आ जाए, दूसरे वाले पे 4 से बड़ा ना आए, पहले वाले में 4 से बड़ा ना आए, नो, और दूसरे वाले में 4 से बड़ा आ जाए, यस। दोनों में ही 4 से बड़ा ना आए, और हो सकता है हमारे पास कि दोनों में 4 से बड़ा आ जाए। ठीक है, अगर नंबर 4 से बड़ा है तो वो सक्सेसफुल है, वरना वो सक्सेसफुल नहीं है। ठीक है, तो इसमें उसके पास, इसमें भी वो सक्सेस नहीं हुआ, इसमें भी वो सक्सेस नहीं हुआ, तो नंबर ऑफ सक्सेसेस इसमें क्या हो जाएंगी, 0। इसमें नंबर ऑफ सक्सेस क्या हो जाएगी, 1। इसमें नंबर ऑफ सक्सेस 1, इसमें नंबर ऑफ सक्सेस 2। ठीक है, तो ये जो 1 1 वाली है, क्योंकि हमें रैंडम वेरिएबल क्या लेना है, नंबर ऑफ सक्सेसेस, तो ये 1 1 वाली हमारी जो है वो क्लब हो जाएंगी। ठीक है, ये दोनों प्रोबेबिलिटी हमें ऐड करनी पड़ेगी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी देखते हैं। अब एक बार बताइए, नंबर ग्रेटर देन 4 क्या क्या प्रोबेबिलिटी है, डाई में कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 4 से बड़ा कौन कौन सा है, 5 और 6, तो फेवरेबल आउटकम 2, पॉसिबल आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने, 6, तो ना आए, ये था फेवरेबल आउटकम्स। अगर वो सक्सेसफुल हुआ तो नो की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, सक्सेसफुल ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, मतलब या तो 4 होगा या 4 से कम आए होंगे, यानी कि 1 2 3 4 में से कुछ आया होगा। तो फेवरेबल आउटकम कितने होंगे, 4, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम, पॉसिबल आउटकम 6। और यस की क्या आएगी, यस यानी उसको 4 मिला, 4 से बड़ा मिला, यस यानी उसे 4 से बड़ा मिला, मतलब उसे सक्सेस मिली। तो 4 से बड़े की क्या पॉसिबिलिटी है, 5 आएगा या 6 आएगा, तो फेवरेबल आउटकम हमारे 2 हो गए बाय 6, तो ये आ जाएगा हमारा 2/3, ये आ जाएगा हमारा 1/3। तो हम सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 2/3, ये हो जाएगा हमारा 1/3। ठीक है, तो n यानी दोनों में ही नहीं आया, तो 2/3 इंटू 2/3 4/9। ठीक है, पहले में आ गया तो 1/3, दूसरे में नहीं आना 2/3, प्लस पहले में नहीं आया तो 2/3, दूसरे में आ गया तो 1/3। ठीक है, क्या आ गया, नंबर 4 से बड़ा आ गया। ठीक है,
इसमें दोनों में ही 4 से बड़ा आ गया तो 1/3 इंटू 1/3, तो ये हो गया 1/9। तो अगर आप इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना चाहो विद कॉरस्पॉन्डिंग टू फर्स्ट पार्ट, तो आप लिखोगे 0 सक्सेस, 1 सक्सेस, 2 सक्सेस। 0 सक्सेस मिल रही है, 4/9 प्रोबेबिलिटी है इसकी। उसको 1 सक्सेस मिल जाए, मतलब एक डाई पे उसे 4 से बड़ा नंबर मिल जाए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? तो हमें ये ऐड करना पड़ेगा। ये हो जाएगा 2/9 प्लस 2/9, तो ये हो जाएगा 4/9 प्रोबेबिलिटी है। और उसको दोनों में सक्सेस मिल जाए, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? 1/9 प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, अगर आप नोटिस करेंगे तो ये हमारा वेरिएबल x है, ये हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ x है, और आप इन सब का सम करेंगे तो ये क्या आएगा? 1 आएगा। तो ये हमारी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हो जाएगी कोरस्पॉन्डिंग टू फर्स्ट पार्ट। ठीक है, ऐसे ही सेकंड पार्ट आप ट्राई कीजिएगा। मैं आपको थोड़ा बता देती हूँ कि इसमें क्या आएगा। तो इसमें बोला है 6 अपीयर्स ऑन एटलीस्ट 1 डाई। 6 अपीयर ऑन एटलीस्ट 1 डाई। अच्छा, तो यानी कि हमने 2 डाई रोल किए हैं, अगर उसमें से एक पर भी 6 आ गया तो वो इंसान सक्सेसफुल हो जाएगा। ठीक है, तो इस केस में हमारे जो नंबर ऑफ सक्सेसेस हैं, या तो हो सकता है कि दोनों में ही 6 ना आए, दोनों डाई उसने रोल किया, ठीक है, दोनों पे उसको 6 नहीं आया तो वो 0 हुआ, उसको सक्सेस नहीं मिली। या हो सकता है कि वो एक डाई रोल किया और उसको सक्सेस मिल गई, तो एक अगर 6 अपीयर हो गया तो वो सक्सेस हो गया, तो एक सक्सेस हो गई। अब एक भी 6 आ गया तो वो सक्सेसफुल है, तो दोनों पे 6 आ गया तो वो भी इसी में इंक्लूड हो जाएगा इस केस में। ठीक है ना, आप दो नंबर ऑफ सक्सेसेस 2 करके अलग से आप कॉलम नहीं बनाएंगे, क्योंकि 2 वाला भी वो 1 में ही काउंट हो जाएगा, क्योंकि 1 एक बार भी अगर 6 अपीयर हो गया तो वो इंसान सक्सेसफुल हो जाएगा। यही बात बोला ना, 6 अपीयर्स ऑन एटलीस्ट 1 डाई। तो यहाँ पे हमारे जो वेरिएबल्स होंगे तो 0 या 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ x निकालेंगे। अब 6 अपीयर ऑन एटलीस्ट 1 डाई, 0 का मतलब है कि दोनों में नहीं आया, तो 6 नहीं आया, तो 1 2 3 4 5 में से कुछ आया होगा, तो 5 फेवरेबल आउटकम्स है 6 इंटू दूसरे पे भी यही है। ठीक है, तो 25/36 हमारा आ जाएगा 0 के कॉरस्पॉन्डिंग, और 11/36 हमारा आ जाएगा सक्सेस के कॉरस्पॉन्डिंग। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। 6 अपीयर्स ऑन एटलीस्ट 1 डाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये था प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना फॉर अ इवेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बताएगा कि मीन कैसे निकालेंगे। ठीक है, 2 numbers आर सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द फर्स्ट 6 पॉजिटिव इंटीजर। तो 1 2 3 4 5 6 हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। इनमें से आपने 2 नंबर सेलेक्ट किए हैं रैंडमली, तो आप कोई भी पेयर उठा सकते हैं, तो 1 2 उठा सकते हैं, 2 6 उठा सकते हैं। ठीक है, फिर इसने क्या कहा, विदाउट रिप्लेसमेंट उठाए हैं, यानी आप 1 1 नहीं उठा सकते हैं। ठीक है, दोनों सेम नहीं आएंगे, तो ये प्रोबेबिलिटी हटेगी कि दोनों सेम आ सकते हैं। फिर उसने बोला फ्रॉम द फर्स्ट 6 पॉजिटिव इंटीजर्स लेट x डिनोट्स द, तो हमारा एक जो रैंडम वेरिएबल x है वो क्या डिनोट कर रहा है कि मैक्सिमम ऑफ या फिर लार्जर ऑफ द 2 नंबर्स, उन दोनों नंबर्स में से बड़ा कौन सा है। यानी आपने अगर 1 2 उठाया तो x किसको रिप्रेजेंट करेगा, 2 को। अगर आपने 2 6 उठाया तो x किसको रिप्रेजेंट करेगा, 6। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सारे लिख लेती हूँ पहले, तो 1 2 3 4 5 6। तो आप बताइए, क्या आपने कोई भी 2 नंबर उठाए, इन 6 में से आपने कोई 2 नंबर उठाए, तो कभी भी क्या x 1 वैल्यू ले सकता है? नहीं ले सकता है। क्यों? क्योंकि आपने इनमें से 2 नंबर उठाए, तो 1 के साथ अगर आप कोई भी उठाओगे तो क्या वो 1 से छोटा होगा? कभी वो 1 से छोटा होगा तभी तो 1 लार्जर होगा और 1 x 1 वैल्यू लेगा।
ठीक है, तो ये क्या हमेशा 1 से बड़ा ही हो सकता है, 1 से बड़ा ही हो सकता है, इक्वल भी नहीं हो सकता, क्योंकि रिप्लेसमेंट नहीं कर रहे हम, विदाउट रिप्लेसमेंट उठा रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो 1 कभी भी x की वैल्यू नहीं होगी, तो यहाँ पे 0 प्रोबेबिलिटी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ x। अगर हम बात करें 2 की, ठीक है, तो आप इसमें कॉम्बिनेशन भी लगा सकते हो, आप सिंपली सोच के भी कर सकते हो। ठीक है, दोनों तरीके आप लगा सकते हो। अगर हम 2x वैल्यू ले रहा है 2, तो 2 के साथ और कौन सा कार्ड हम उठा सकते हैं, कौन सा नंबर हम सेलेक्ट कर सकते हैं, 1 ही करेगा, क्योंकि अगर x 2 वैल्यू ले रहा है मतलब 2 बड़ा है, जो हमने दोनों कार्ड्स उठाए उनमें से 2 बड़ा है, और 2 किससे बड़ा हो जाता है, 2 के इक्वल है और 1 से बड़ा है, तो सेकंड कार्ड क्या हो सकता है, 1 ही हो सकता है। तो 2 जब उठाया तो 1/6, यहाँ 1 उठाया तो बचे हुए 5 में से हमने 1 उठाया तो 1/5, तो हमारे पास आ गया 1/। अच्छा, क्या हो सकता है कि पहले 2 उठाया फिर 1 उठाया, या 1 उठा के फिर 2 उठाया, दोनों केसेस में x वैल्यू क्या लेगा, 2 लेगा। तो यहाँ पे हमारे पास दो फेवरेबल आउटकम्स हैं और 30 हमारे पास टोटल है। देखो, इसमें आप सैम्पल स्पेस भी बना सकते हो, जैसे कि आप डाइस का बनाते हो, तो उसमें हमारे पास 1 1 1 2 और 1 6 तक जाएंगे, फिर 2 1 2 2 और 2 6 तक जाएंगे, ऐसे 3 1 3 2 और 3 6 तक जाएंगे। ठीक है, तो इसमें क्या कर रहे हैं हम, ऐसे करके 6 1 और 6 6 तक जाएंगे। ठीक है, तो हम इसमें क्या कर रहे हैं, 1 1 नहीं हो सकता है, तो ये टोटल कितने होते हैं, 36 होते हैं। इसमें से 1 1 नहीं हो सकता क्योंकि हम रिप्लेसमेंट नहीं कर रहे हैं। 2 2 भी नहीं हो सकता है, और 6 6 भी नहीं हो सकता है, 3 3 भी नहीं हो सकता है, 4 4 भी नहीं हो सकता है, 5 5 भी नहीं हो सकता है। तो इसमें से कुल 6 हमारे माइनस हो जाएंगे, तो कितने बच गए, 30 बच गया। तो टोटल आउटकम्स हमारे 30 बच गए। ठीक है, अगर अब ये डायगोनल एलिमेंट ले मैं, तो इसमें मैक्सिमम क्या आएगा, 2 आएगा, तो यहाँ पे x 2 आएगा। अगर मैं 3 1 लूँ या फिर 2 3 लूँ, या मैं 1 3 लूँ, ठीक है, या मैं 3 2 लूँ, अगर ये वाली उठाऊंगी मैं, तो इसमें x क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके भी आप ये टेबल बना के, सैंपल स्पेस बना के भी ये लिख सकते हो। अब हम देखते हैं कि कॉम्बिनेशन से कैसे लिखेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं कि कॉम्बिनेशन से कैसे लिखेंगे। अच्छा, हमें क्या चाहिए, एक तो 1C1 आएगा, क्योंकि हमें 3 उठाना ही, 3 तो होना ही चाहिए, तभी x 3 वैल्यू लेगा। जो दूसरा कार्ड उठा रहे हैं उसमें आपके पास 3 है, अगर तो इससे छोटा क्या, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, तो 2 में से आप 1 उठा रहे हो, बाय आपके पास टोटल कितने थे, 6 में से आपने 2 उठाए हैं, तो यहाँ पे 1/1 1 1 जाएगा, 2C1 2 हो जाएगा, अपॉन 6C2 हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, तो ये आ जाएगा 2/6 5 2 3, ये आ जाएगा 2/15, तो ये आ जाएगा हमारा 2/15। इसको भी आप काट के क्या लिख सकते हो, 1/15। ठीक है, ऐसे ही 4 के कॉरेस्पॉन्डिंग, तो 1C1 4 तो उठाना ही पड़ेगा। अब बाकी जो दूसरा कार्ड आप उठाओगे उसके लिए कितनी पॉसिबिलिटी है कि आप 1 उठा लो, 2 उठा लो, 3 उठा लो, तो 3 में से आपको 1 उठाना है। ठीक है, और 6C2, तो ये क्या आ जाएगा, 1 इंटू 3 बाय 6C2 इज 15, तो ये आ जाएगा 3/15।
ठीक है। अब अगर 5 के लिए देखेंगे तो 1c1 इंटू 4c1 बाई 6c2, तो ये हो जाएगा 4/15, ठीक है। और 6 के लिए क्या आ जाएगा 5/15, सॉरी 5/15। तो अगर मैं टोटल करूँ ऊपर का देखिएगा तो 4, 1, 5, 5, 10 और 5, 15, 15/15 इज 1। तो यहाँ पे भी सम क्या आ रहा है 1 आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारी क्या बन गई प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है मीन ऑफ दिस रैंडम वेरिएबल ऑफ दिस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसका मीन कैसे निकालेंगे, हमने फॉर्मूला बताया कि x1 इंटू पी ऑफ x1, x2 इंटू पी ऑफ x2, x3 इंटू पी ऑफ x3, x4 इंटू पी ऑफ x4, x5 इंटू पी ऑफ x5, x6 इंटू पी ऑफ x6, ठीक है। ये हमें क्या दे देगा ex, या फिर हम बोले मीन दे देगा, ठीक है। तो ये 0 हो जाएगा, प्लस 2/15 प्लस 6/15 प्लस 12/15 प्लस 20/15 प्लस 30/15। तो ये हो गया हमारा 20, 20, 40, 40, 20, 20, 40, 40 और 30, 70/15, ठीक है। तो ये हो जाएगा 14/3, 14 5 से कट जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा मीन। तो आई होप ये मीन निकालना आपको क्लियर होगा। वहीं अगर आपसे वेरिएंस पूछ लेता तो वेरिएंस कैसे निकालोगे, आपको क्या करना है, सिंपली x स्क्वायर करना है। तो 1 का स्क्वायर इंटू 0 प्लस 2 का स्क्वायर यानी कि 4 इंटू 1/15 प्लस 3 3 जा 9 इंटू 2/15 प्लस 4 4 16 इंटू 3/15 प्लस 5 5 25 इंटू 4/15 प्लस 6 6 36 इंटू 5/15, ठीक है। यह आएगा हमारा ex स्क्वायर, ठीक है। तो ये 0 हो जाएगा, प्लस 4/15 प्लस 18/15 प्लस 48/15 प्लस 100/15 प्लस 5 6 33 180/15, ठीक है। ओके, तो ये 20 50 70 170 350 ये आ गया। और क्या होता है ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 350/15 माइनस 14 14 196 राइट अपॉन 3 3 जा 9। सो LCM will be 45 15 3 3 0 0 3 5 is 15 1 3 1 10 9 5 5 6 are 30 3 45 48 4 9, ठीक है। सो हमारे पास आ जाएगा 0 15 माइनस 8 इज 7 अपॉन 45, तो ये आ जाएगा आई गेस, ठीक है। ये हमारा आ जाएगा वेरिएंस। And what will be the step deviation? Step deviation will be under root 14/9 will be 14/3, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया प्रोबेबिलिटी। हमने बेस थ्योरम पे क्वेश्चन कर लिया और हमने रैंडम वेरिएबल्स वाले क्वेश्चन भी किए हैं 2, ठीक है।